हम 5 लीटर गाय के गौमूत्र ले लें, 5 किलो गाय का गोबर ले लें और उसको 20 लीटर पानी में मिला करके और उसमें एक मुट्ठी पीपल या बरगद के नीचे की मिट्टी मिला करके और ये हमारा बेसन जो आटे की जो भी दाल वाली फसलों का आटा है उनको डाल करके हम बीजामृत का घोल तैयार कर सकते हैं। ये 24 घंटे में तैयार हो जाता है। इसको छांव में रखते हैं। उसके बाद इसको हमारे जो फसलें हैं जिसमें जिनका बीज शोधन करना है उस बीजों पर डाल करके अच्छे से मिला लेते हैं और मिला करके 6 घंटे से 8 घंटे के लिए रख देते हैं कि वो अच्छे से सूख जाए और उनके ऊपर एक परत बन जाए। तो परत बन जाने से उसके बाद हम जब बुआई करते हैं तो जो मृदा जनित रोग हैं उनकी जो लगने की कम लगने की संभावना रहती है और प्राकृतिक रूप से ये कोई नुकसान करना भी नहीं है, ये इसमें कोई रसायन भी नहीं है। तो ये सर्वप्रथम जो घटकों में हमारे प्राकृतिक के हैं। दूसरी चीज कि जीवामृत है। जीवामृत में हम जैसा पूर्व में बताया गया लगभग हम एक बिना धातु का मतलब प्लास्टिक का एक ड्रम ले लें, उसमें लगभग 150 से 180 लीटर पानी ले लें, उसमें 10 किलो गाय का गोबर, गौमूत्र, 2 किलो दाल वाली फसल का आटा, 2 किलो गुड़ और किसी बरगद या पीपल की मिट्टी 1 मुट्ठी 100 ग्राम मिट्टी डालना होता है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि लगभग जो ऐसे वृक्ष होते हैं जो पुराने, उनके नीचे कभी भी वहां की मिट्टियों पर रसायनों का प्रयोग नहीं होता। तो रसायनों का प्रयोग जहां पे भी नहीं हुआ है तो रसायनों का प्रयोग जहां पर होता है उसके तुलना में वहां पर सूक्ष्म जीवों की मात्रा ज्यादा होगी और जो ये गुड़ मिलाते हैं ये सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाता है और जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं इनको भोजन के रूप में प्रोटीन चाहिए जो कि दलहनी फसलों के आटे से प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए जब हम ये घोल तैयार करते हैं तो इन सभी को सुई की दिशा में बाएं से दाहिनी ओर घुमा लेते हैं। ये बढ़िया से मिल जाने पर ये सूक्ष्म जीव की जो इसमें संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। गर्मी के समय में लगभग 4 दिनों में ये घोल तैयार हो जाता है, 3 से 4 दिनों, और ठंड में लगभग सप्ताह भर लग जाता है। लेकिन इसका प्रयोग हम 7 से 15 दिन कर सकते हैं। 10 दिनों के बाद इसके सूक्ष्म जीवों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, लेकिन 14-15 दिन तक इसका उपयोग कर लेना चाहिए। तो ये जीवामृत है। जीवामृत को हम जैसे सिंचाई का पानी दे रहे हैं उसके साथ में हम डालते जाएंगे तो पूरे खेत में हमारे समान रूप से फैल जाएगा। और जो पूर्व में अंधाधुंध रसायनों के प्रयोग से जो हमारी मृदा की भौतिक रासायनिक स्थितियां बदली हैं, जो नुकसान हुआ है, उसका भी धीरे धीरे समय के साथ ये उनको भी मेंटेन करने का काम करेगा, क्योंकि इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जब मृदा मिलेंगे धीरे धीरे मृदा की संरचना को बदलने का कार्य करते हैं। हमें भले ये सूक्ष्म जीव दिखते नहीं है लेकिन इन सूक्ष्म जीवों का कार्य बहुत है। ये सूक्ष्म जीव हमारे वायुमंडल में, हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है और नत्रजन ही हमारे वानस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों में प्रमुख रूप से जिम्मेदार होती है। तो ये बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो वायुमंडल की नत्रजन को संरक्षित करने का, उनको मृदा में जो हमारे नत्रजन या विभिन्न पोषक तत्व होते हैं पूर्व से मौजूद होते हैं, वो कई बार इस फॉर्म में नहीं होते कि वो पौधों को मतलब मिल सके। तो ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये सूक्ष्म जीव उनको तोड़ने का काम करते हैं और उनको तोड़ करके पौधों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये हम भले ही अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन सूक्ष्म जीवों का जो भूमिका है वो हमारे मृदा में, हमारी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जीवामृत है। जीवामृत का हम सिंचाई के पानी के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इसको स्प्रे भी करा सकते हैं। जैसे टंकी में हम कोई रासायनिक उर्वरकों को मिलाकर डालते हैं या कोई और दवा डालते हैं, ऐसे टंकी में इसको भरकर भी हम इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। फिर बात आती है घन जीवामृत की। तो घन जीवामृत को भी बनाने के लिए जो गाय का गोबर है, 100 किलो गोबर ले लें, उसमें 10 लीटर गौमूत्र मिला लें, 1 किलो यही दाल का आटा, गुड़, ये सब मिला करके उसको ढक कर रख देते हैं और जूट की बोरी से
चाहे जीवामृत बनाएंगे उसके ड्रम को भी जूट की बोरी से रखेंगे। जूट की बोरी से हवा का आदान प्रदान बराबर बना रहता है, पूर्ण रूप से उसको बंद नहीं करना। और इसको घन जीवामृत में भी हम जूट की बोरी से ढक देते हैं और ये तैयार हो जाता है लगभग 10 दिनों में। उसके बाद इसको खेत में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम पहले गोबर की खाद डालते थे वैसे ही इसका प्रयोग भी हम खेत में कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका एक घटक है आच्छादन, जिसके बारे में बताया भी गया। आच्छादन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे बहुत ही तेजी से जो कहें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हमारा औद्योगिकीकरण बढ़ने से पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से हुई। तो आज के समय में बहुत तेजी से हमारा जो वन क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है। हालांकि धीरे धीरे सरकार इस पर ध्यान देकर इसको बढ़ाने का भी कार्य कर रही है, लेकिन जो हमारे मृदा की नमी है वो नमी अगर बरकरार रहे तो हमारी फसलों के लिए भी वो फायदेमंद है और हमारे जो किसान हैं उनकी लागत भी कम होगी। जैसे कि हम कोई भी फसल लगाते हैं तो जो उसके बीच में स्थान है उस पे अगर हम आच्छादन कर देते हैं, जो पुआल जिनका जलाने का कार्य करके हम एक गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, जिसको सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित भी कर दिया है, उसमें कड़ी सजा भी है, 15,000 से लेकर 6 माह तक की जेल। तो हम जो पराली जलाने का कार्य करते हैं, इस पराली को जलाने के बजाय जो इसकी पराली बचती है उसको अगली फसल में आच्छादन के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। इसका लाभ ये है कि इसको खेत में डाल देते हैं, ये धीरे धीरे सड़ करके, जब ये धीरे धीरे सड़ती है तो इसको, ये हमारे जो पौधे हैं उनको जो भी इनमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं, ये भी जो देखिए कोई भी चीज इस जो धरती पे है, अधिकतर चीजें किसी न किसी रूप में प्रयोग हो जाती हैं, वो व्यर्थ नहीं है। तो ऐसे ही जो पराली है, ये जो पूरा हमारी फसल का अवशेष बचता है, ये फसल का अवशेष भी हमारे विभिन्न पोषक तत्वों से मिलकर पूरी फसल बनी। दाना हमने प्रयोग कर लिया, बाकी हम फेंक दिए कि किसी काम का नहीं। लेकिन पूर्व में पहले यही तो हम अपने जानवरों को खिलाते थे, उनका पेट भर रहे थे। तो जब पूर्व में हम जानवरों को खिला करके पेट भर रहे थे तो क्या उस पराली में क्या कुछ पोषक तत्व नहीं रहे होंगे? तो यदि वो पोषक तत्व कुछ रहे हैं उसको हम आच्छादन के रूप में बिछा देंगे, तो जब सिंचाई देंगे धीरे धीरे जब वो सड़े गलेगा तो भी वो हमारे पौधों को पोषक तत्व देगा और जलाने से, पराली जलाने से भी हम बचेंगे। दूसरी चीज कि आच्छादन से हमारी नमी को भी वो रोकता है। तो नमी रोकने से फायदा ये है कि हमारे किसान को, आज जैसा जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन के में देख रहे हैं कि हमने लगभग 125 सालों में लगभग 0.85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, हमारा जो औसत तापमान है वो बढ़ चुका है और 0.19 मीटर हमारे जो जल स्तर है समुद्रों का वो बढ़ चुका है इस जलवायु के परिवर्तन के कारण। तो जो धीरे धीरे गर्मी होती जा रही, इस माह में फरवरी में इतना गर्म देखने को कभी कभी मिलता है जितना इस बार जनवरी खत्म होते ही इतना तापमान तेजी से बढ़ गया, ये जलवायु परिवर्तन के ही कारण है। और अब हम जिस तरह से हमने पूर्व में खेती की, या सिर्फ खेती की बात नहीं है, औद्योगिकीकरण से इंडस्ट्रीज हैं जिनकी वजह से प्रदूषण बढ़ता गया और विभिन्न गैसों की वजह से जो एक हमारे वातावरण में एक विभिन्न ऐसी नुकसानदेह गैसों का एक चादर बन गई, जिसकी वजह से हमारा जो तापमान है औसत वो बढ़ता जा रहा है। इसका प्रभाव हमारी खेती पे भी देखने को मिल रहा है। तो कहने का अर्थ है कि जब तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हमारी जो सिंचाई है उसकी औसत सिंचाई जो होती थी फसल के दौरान वो भी बढ़ती जा रही है। तो उसको बचाने के लिए भी आच्छादन बहुत ही प्रमुख रूप से प्रयोग की जाने वाली विधि है। इसको प्रयोग करके जो पराली से हम करेंगे वो सड़ेगी तो भी हमारी फसलों को लाभ देगी, और अगर वो नमी बचा रही है तो भी हमारी लागत को कम करेगी, बार बार सिंचाई देने से बचाएगी। उसके बाद उसमें एक घटक है वापसा। वापसा में क्या करते हैं कि हम सिंचाई जो देते हैं, अमूमन देखा जहाँ पे भी पानी की अच्छी व्यवस्था है, बोरवेल है या इंजन ट्यूबवेल, जो भी व्यवस्थाएं है हमारे किसान के पास, तो हम देखते हैं अमूमन किसान पानी चलाकर छोड़ देता है, पूरे खेत में पानी भर जाता है अच्छे से, तब वो पानी बंद करता है।
तो उसको लगता है कि अधिक से अधिक सिंचाई दे देने से उत्पादन अच्छा मिलेगा। लेकिन जो हमारी फसलें हैं उनमें नमी के साथ साथ उनको ऑक्सीजन भी चाहिए, जैसे